आज आपके समक्ष गणित विषय में संख्याओं की जानकारी से संबंधित मैं लेकर एक वीडियो प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आइए हम संख्याओं की जानकारी के रूप में इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले संख्याओं के जो अंक होते हैं, आपने नॉर्मली दैनिक जीवन में पैसों के रूप में या कहीं भी आंकड़ों के रूप में संख्याएं आपने देखी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये एक अंक की संख्या होती है, उसके अंदर जीरो को भी शामिल किया जाता है। ये बचपन में आपने पढ़ी भी है। संख्याओं के जो विभिन्न प्रकार है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। पहले जो प्रकार आता है उनका प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या ऐसी कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या में किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है या अनंत तक होती है, जिनको हम गिन नहीं सकते कि अंतिम संख्या कौन सी होगी। जैसे कि रूप में समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 100 200 300 1000 2000 3000 तक हम गिन सकते हैं। लाख करोड़ जो भी संख्या है इस संख्या को हम गिन सकते हैं, लेकिन जो अंतिम संख्या क्या होगी वो हम गिन नहीं सकते। तो उसके लिए हम अनंत का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब प्राकृत संख्याओं को हम दैनिक जीवन में कैसे समझेंगे? भाई जो कोई भी वस्तुएं होती हैं, किसी भी चीज को गिनना है तो हम गिनने का प्रयोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। तो ऐसी संख्या है जो हम गिनने की शुरुआत करते हैं, हम एक से करते हैं, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी संख्या की ओर। प्राकृत संख्या के बाद दूसरी संख्या पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं। मतलब जो प्राकृत संख्या है उसके अलावा जीरो को भी उसका सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक ये हमारी प्राकृत संख्या हो जाएगी। इस प्राकृत संख्या में इस जीरो को भी हम क्या कर लेते हैं? सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तीसरी संख्या की ओर हम बढ़ते हैं। हमारी तीसरी संख्या है ऋणात्मक संख्या। ऐसी संख्या जिनके आगे धन चिन्ह लगा होता है वे धनात्मक संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6। कहीं कहीं आपने देखे होंगे कुछ संख्याओं में आगे कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है। जैसे कि 50 रुपए का नोट आपने देखा है, 10 रुपए का नोट आपने देखा है, वो भी एक धनात्मक संख्या है। यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं, जैसे इन संख्याओं के आगे चिन्ह लगा हुआ नहीं, तो भी ये धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। इसके आगे हम चलते हैं ऋणात्मक संख्याओं की ओर। ऐसी संख्या जिनके आगे ऋण चिन्ह लगा होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यदि किसी संख्या के सामने, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर धन चिन्ह लगा होगा तो धनात्मक और ऋण चिन्ह लगा होगा तो ऋणात्मक संख्या होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लगातार चलती रहेगी। आपने हम लोग भारत प्रदेश के वहाँ सिर पर जो हिमालय की चोटियाँ हैं वहाँ पे आपने कभी सुना होगा कि आज का तापमान 0 से नीचे चला गया या -4 डिग्री चला गया। वो ऋणात्मक संख्याओं में ही उन तापमानों को प्रस्तुत किया जाता है। आइए हम आगे की संख्या की ओर बढ़ते हैं। हमारी पांचवी संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम डायग्राम में इसका प्रयोग करेंगे। पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लेते हैं। मतलब धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या भी हो, साथ उनको सबको मिलाएंगे, उसके साथ अगर जीरो को भी हम शामिल कर लेंगे, जीरो को भी मिला लेंगे, तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। आपने छोटी कक्षाओं में संख्या रेखा पढ़ी होगी। संख्या रेखाओं पर रेखा खींचने बाद उनकी एक निश्चित एक दूरी पर आप उनको संख्याओं को निरूपण या अंकित आपने किया होगा। इसी संख्या का रेखा का प्रयोग हम पूर्णांक संख्या को समझने के लिए प्रयास करेंगे। संख्या रेखाओं पर मैंने बीचों बीच में जीरो लिया है। जीरो से इधर की ओर सभी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 7 तक लिए जो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। उसकी दूसरी तरफ मैंने ऋणात्मक संख्या ली है जो 1 -1 -2 -3 ऐसे लगातार की ओर घट रही है। बीच में मैंने जीरो लिया है। संख्या रेखाओं पर इधर धनात्मक संख्या है और इधर ऋणात्मक संख्या है और बीच में जीरो। इस प्रकार की सब संख्याओं को हम सम्मिलित रूप में कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित, मतलब
उसका जो शेष पद है वो 0 होना चाहिए। ऐसी संख्या जो सभी जो संख्या है जिसका शेष पद 0 आता है वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। जैसे 2 में 2 का भाग लगाएंगे, एक बार चला जाएगा, शेष पद 0 आएगा। 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी और भी जो अनंत वाली जो संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जैसे माना मैंने 1556 एक संख्या ली है, ये देखना चाहेंगे कि क्या ये सम संख्या है नहीं। तो जनरली अपन इसमें 2 का भाग लगाते देखते हैं तो 7 बार 14, 1 बचा 15, फिर 7 बार 14, फिर 1 बचा 16, 2 के बारे में 16 8 बार आते हैं। यहाँ पर शेष पद क्या बचा है? 0 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि सम संख्या है। एक और ट्रिक हमारे पास है कि सम संख्या हम कैसे पहचानते हैं, सम संख्या को हम कैसे पहचानेंगे सम संख्या है या नहीं। तो उसके लिए पहचान अंक के रूप में ये है कि कोई भी संख्या होती है जो उसका जो अंतिम अंक होता है उसको अपने को देखना होता है कि वो अंक कैसा है। यदि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी एक अंक होने पर वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इन सभी अंकों में 2 का पूरा भाग जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। 7वीं हमारी आती है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, मतलब 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी अनंत वाली जो संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या को भी हम पहचान सकते हैं। पहचान के रूप में जो उसका अंतिम अंक होता है, जैसे सम संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 बताया था, उसी अनुरूप विषम संख्या में भी उसका जो अंतिम अंक है 1, 3, 5, 7, 9, इन 5 अंक में से कोई भी एक अंक होने पर वह संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। कोई एग्जाम्पल के रूप के हम समझते हैं, जैसे 19। अब 19 सम संख्या की विषम संख्या इसको कैसे पहचानेंगे? डायरेक्टली आप पीछे देखोगे तो 9 यहाँ पर विषम संख्या को बताता है, अतः ये विषम संख्या है। या 2 से इसको भाग देकर देखते हैं, 2 9 18, यहाँ पर शेष क्या बच गया? 1 बच गया और आगे भाग नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वीं संख्या वाली है आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी जो संख्या है वो स्वयं से जो विभाजित होती है लेकिन किसी दूसरी संख्या से भी क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं 4 संख्या 4 से भाग जाता है लेकिन 2 से भी जाता है। 6 का देखते हैं, 6 में 6 का तो जाता ही है लेकिन इसके अलावा 2 का भी जाता है, 3 का भी भाग इसके अंदर जाता है। 8 का देखते हैं, 8 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और स्वयं 8 का भाग भी जाता है। 9 के लिए देखते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी भी सभी संख्या है जिसमें स्वयं के भाग के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जाता है वे भाज्य संख्या कहलाती है। 9वीं संख्या हमारा आती है अभाज्य संख्या। भाज्य की उल्टी, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें केवल मात्र स्वयं का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि रूप में लिखते हैं 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। 5 में 5 का ही भाग जाएगा, ना 2 का दे सकते हो आप, ना 3 का दे सकते हो, ना 4 का दे सकते हो। 7 में 7 का ही भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। ये जो सभी संख्याएं हैं इसमें केवल उन्हीं का भाग जाता है। एक बात तो ये समझने की बात जरूर है कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है ना। बहुत सारी हो सकती है जिसको अपन गिनती नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था।
और भाज्य संख्या में देखें, भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4, है ना। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली संख्या है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होती है हम जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी कम से कम दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो कम से कम संख्याओं का समूह जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है, वो सभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब दो ऐसी संख्याएं जिसका आपस में विभाजन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल तो समझने का प्रयास करते हैं, 2 और 3, 2 का भाग 3 में नहीं जाता और 3 का भाग 2 में भी नहीं जाता है। ये संख्या जो होगी वो सभाज्य संख्या होती है। 3 और 4 के एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, 3 का भाग 4 में नहीं जाता और 4 का भाग 3 में नहीं जाता है। इस प्रकार ये जो संख्या है, इनका जो समूह बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, यह सभाज्य संख्या कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे 11 नंबर की संख्या आती है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में, बटा अंश और भिन्न के रूप में, जिसे भिन्न जिसे कहते हैं अपन अंश और हर, उसके रूप में इसको लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या अपन पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को सम्मिलित किया जाता है। और एक यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, शर्त दी जाती है कि ये शर्त यहाँ का पालन करना आवश्यक है। Q का मान कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। इस Q P बटा Q के रूप में इस Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर इसको देखें, जैसे 1 बटा 2, 5 बटा 2, 7 बटा 5, 5 बटा 3, या जो रूट वाली सभी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या वाली हैं, वो भी सभी परिमेय संख्या के रूप में आती है। सभी पूर्ण वर्ग वाली संख्या जिनका वर्गमूल परिमेय संख्याओं में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रूट 1 का मान 1 ही होता है, रूट 4 का मान 2 होता है, रूट 9 का मान 3 होता है, वैसे रूट 100 का मान 10 होता है, रूट 625 का मान 25 होता है। इस प्रकार ये सभी जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है जिनके ऊपर वर्गमूल या अंडर रूट लगा होता है, वो सभी परिमेय संख्याओं में आती है। उसके बाद आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं में। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ p बटा के रूप में इसको बता रहे हैं कि इस रूप में हम इसको लिख नहीं सकते। वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। यह ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर वो सभी अंडर रूट वाली संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है, वे सभी अपरिमेय संख्याओं में आएगी। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, रूट 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5, 3 रूट के अंदर जो 3 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2 है, 8 है, 13 है, 20 है। ऐसी सभी जो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं होती है, वे सभी अपरिमेय संख्याओं में आती है। एक और बात, पाई और क्षेत्रफल निकालने के इसका उपयोग में करते हैं, इसका मान 22/7 हम देते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है और विज्ञान में भी अपने इलेक्ट्रॉन की जो मान होता है वो भी एक अपरिमेय के रूप में उसको भी कहा जाता है। हाँ, आगे को हम बढ़ते हैं। हमारी अगली संख्या आती है वास्तविक संख्या। इससे पहले हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उन्हीं के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखा जाता है। मतलब दोनों ही संख्या है, परिमेय संख्या लिखा होगा उसके साथ अपरिमेय भी आपको लिखनी होगी, तभी वास्तविक संख्या कहा जाएगी। अगर आप परिमेय संख्या ही लिखते हैं और अपरिमेय संख्या नहीं लिखते हैं तो वो केवल परिमेय संख्या हो जाएगी, न कि वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा में क्या होगा? वास्तविक संख्याओं में ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी, दोनों का सम्मिलित रूप यहाँ पर लिखा जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 2 + √3, 2 तो यहाँ पर परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखते हैं 5 यहाँ पर परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से और भी अनेक आप उदाहरण
सहायता से इसको समझ सकते हो। 2/3 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, ये इनका सम्मिलित रूप में लिखा गया है। डायग्राम के रूप में इसको देखें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो, या दोनों को मिला कर सम्मिलित रूप में लिखते हैं तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। आशा है कि आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कोई सुझाव हो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।